सीमा की अचानक बेरुखी और बदले हुए रवैये ने फुरकान को सख्त बेचैन और परेशान कर दिया। किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा था। जिंदगी से जैसे एकदम रंग उड़ गए हैं। सीमा आखिर चाहती क्या है? वो ऐसा क्यों कर रही है? यह सवाल उसे बार बार तंग कर रहा था। रात बिस्तर पर बेकरारी से करवटें बदलते गुजरी। शाम को वो बूढ़े कर्नल के पास मामूल से पहले ही पहुंच गया। रात 12 बजे तक बैठा उससे बातें करता रहा। इस अरसे में सिर्फ एक बार सीमा वहां आई, वो भी कर्नल के बुलाने पर। मगर उसने फुरकान की जानिब नजर उठाकर नहीं देखा। वो कई बार कोई ना कोई बहाना करके उसके कमरे की तरफ चला गया। मगर दरवाजा अंदर से बराबर बंद मिला। उस रात जब वो वापस गया तो बहुत झुंझलाया हुआ था। उसने बेतहाशा सिगरेट नोशी की और सुबह तक बिस्तर पर पड़ा बेचैनी से करवटें बदलता रहा। दूसरे रोज जब वो दिन चढ़े सोकर उठा तो शब बेदारी के बाइस बदन टूट रहा था। उसने आईने के सामने अपनी सूजी हुई सुर्ख सुर्ख आंखें देखकर सोचा, अम्मा ये क्या हुलिया बना रखा है? मालूम होता है तुमको वाकई इश्क विश्क हो गया है। तुम्हारी ज्यादा नाज बर्दारी ने इस लड़की का दिमाग खराब कर दिया है। साली इतराने लगी। अब इसका एक ही इलाज है, नो लिफ्ट। खुद ब खुद राहे रास्त पर आ जाएगी, वरना तुम गए हाथ से। बस इसी में खैरियत है कि आज से आना जाना बंद। एतवार का तमाम दिन वो कर्नल नासिर के बंगले में गुजारता था। कई रोज बाद फिर वहां जाने की हुड़क उठी। वहां जाने के इरादे से निकला मगर गया नहीं। आबिद के पास चला गया। उसके कमरे में भीड़ जमा थी। ब्रिज हो रहा था, वो भी खेल में शामिल हो गया। कुछ देर बैठा रहा। आखिर में 10 रुपए 13 आने हारने के बाद उठ खड़ा हुआ और वापस अपने कमरे में पहुंचा। खत लिखने बैठ गया, लेकिन लिखा नहीं गया। कर्नल के घर जाने का भूत हुनूस सर पर सवार था। हेलो सीमा, मैं फुरकान बात कर रहा हूँ।
दूसरी तरफ से जोर से रिसीवर रखने की आवाज उभरी। सिलसिला मुनक़ता हो गया। सख्त कोफ्त हुई। झुंझलाहट में उसने अपनी उंगली दांतों की छेद रखकर इस तरह चबाने की कोशिश की कि तकलीफ से बिलबिला उठा। फिर वो कर्नल के पास पहुंच गया। वो उस वक्त बंगले में मौजूद था। उसे देखकर शफकत से मुस्कुराया। कई रोज गैर हाजिर रहने का शिकवा किया। फुरकान को वहां बैठे हुए जरा ही देर गुजरी थी कि अचानक सीमा आ गई। उसे देखते ही दरवाजे पर ठटकी और उल्टे कदमों वापस चली गई। सीमा का गुरेज फुरकान के लिए कयामत बन गया। सर दर्द का बहाना बनाकर फुरकान उठ खड़ा हुआ। लौटते हुए फुरकान ने सोचा कि अब वो कभी इस बंगले में नहीं आएगा। फुरकान की वो रात कर्ब के आलम में कटी। उस्ताद, ये हुई 16 आने पक्की बात। गोरे गरीबा, चलो दुनिया की बेसवाती का नक्शा सामने आ जाएगा। फिर कहाँ की सीमा और कहाँ का इश्क, दोनों की ऐसी की तैसी। आबादी से कुछ दूर निकलकर ईसाइयों का कब्रिस्तान था। फुरकान उस तरफ चल दिया। करीब पहुंचा, कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुआ। हर तरफ गहरा सुकूत तारी था। सपैर हो चुकी थी। संगे मरमर के कदमों पर मुख्तलिफ इबारतें कुंदा थीं। एक इबारत खासी दिलचस्पी। लिखा था, यहाँ हेनरी विलियम दफन है। वो 22 मई 1892 को बमुकाम यॉर्कशायर पैदा हुआ और 2 दिसंबर 1944 को इंतकाल हुआ। उसे सांप पालने का शौक था, मगर उसकी मौत कुत्ते के काटने से वाक़या हुई। जनाजे में वो कुत्ता भी शामिल था, जिसे बाद में गोली मारकर हलाक कर दिया गया। फुरकान ने कई बार खुतबा पढ़ा और हर बार इसे पढ़कर मुतासिर हुआ। उसने सोचा, ये साले अंग्रेज जिंदा रहने का फन खूब जानते हैं, हत्ता कि मर कर भी जिंदा रहने की हवस ना गई। जब तक ये कतबा यहाँ मौजूद है, यॉर्कशायर में पैदा होने वाला हेनरी विलियम जरूर जिंदा रहेगा।
वो एक एक खुतबा पढ़ता हुआ कब्रिस्तान के एक सिरे से दूसरे सिरे तक चला गया। नुक्कड़ पर एक कब्र थी जिस पर एक धुंधला सा कतबा था। उस पर नजर पड़ी तो वो ठटक गया। कुछ इस किस्म की इबारत थी। ये मेरी तीसरी मौत है। पहली मौत उस वक्त वाक़या हुई जब मैंने शादी की, दूसरी उस रोज़ जब अदालत ने तलाक देने से इनकार कर दिया। लोगों, कभी रंगीन शीशों वाला चश्मा ना लगाना कि ये तमाम मुसीबतों की जड़ होता है। जब वो वापस होटल पहुंचा तो शाम हो चुकी थी। अभी तक उसकी आंखों में कब्रिस्तान के कतबे गर्दिश कर रहे थे। आखिरी कतबा उसे बार बार याद आ रहा था। रात सोने के लिए बिस्तर पर लेटा फुरकान की तौबा सिर्फ एक रात कायम रह सकी। अगली रात सीमा की याद ने उसे बुरी तरह बेचैन कर दिया। सीमा की एक झलक देखने के लिए दिल मचलने लगा। फुरकान दीवाना वार फिर कर्नल के घर पहुंच गया। सीमा का कमरा पहली मंजिल पर था। फुरकान दीवार चढ़कर ऊपर टेरिस से सीमा के कमरे में दाखिल हुआ, जहां सीमा कोई किताब पढ़ने में महफ थी। फुरकान बिल्कुल उसके पीछे खामोश खड़ा हो गया। सीमा किताब पढ़ने में इस कदर मशगूल थी कि से कानों कान खबर ना हुई। फुरकान को अचानक अपने कमरे में पाकर सीमा की खौफ के मारे घुटी हुई चीख निकली। उसने पलटकर देखा तो हैरत से आंखें फट गईं। अरे बड़ा ताज्जुब हुआ मुझे देखकर। ताज्जुब ही की बात है। सीमा जी, इतनी रात गए चोरों की तरह यहाँ आते हुए आपको डर नहीं मालूम हुआ? दिमाग खराब हो गया है मेरा। अगर दिमाग खराब ना होता तो इस तरह तुम्हारे पास क्यों आता? लेकिन जिस लड़की को आप एक दफा बच्चन समझ चुके हैं, अब उसके पास आने की क्या जरूरत थी? इस सस्ती नॉवेल पढ़ पढ़कर तुम घटियापन से सोचने लगे। मेरी बात का वो मकसद नहीं था जो तुम समझ रही हो। मैंने तुम्हारे किरदार के बारे में ऐसी बेहुदा बात कभी भी नहीं सोची। जी नहीं, आपका वही मतलब था। खामखाई बात बनाने की कोशिश ना कीजिए। बहरहाल अब जो होना था हो चुका है। तुम बिल्कुल उल्लू की पट्टी हो। मुझे नहीं मालूम था तुम इस कदर जज्बाती हो। इस तरह छोटी छोटी बातों में नाराज नहीं हुआ करते, समझी? नहीं,
मेरे दिल से ये फांस नहीं जा सकती। खुदा के लिए आप मुझसे नफरत क्यों नहीं करते? इस कदर जलील समझने के बाद भी आखिर आपको अब तक मुझसे नफरत क्यों ना हुई? सीमा, इतनी रात गए, क्या शोर मचा रखा है तुमने? होटल पहुंचकर वो देर तक अपनी हिमाकत पर पछताता रहा। सुबह होते होते उसका टखना सूजकर कुप्पा बन गया। डॉक्टर को बुलाकर दिखाया तो मालूम हुआ कि जोड़ पर से हड्डी उतर गई है। चोट खासी सख्त थी, तकलीफ से बुखार भी हो गया। ज़हनी कर्व लगता। रात का हादसा याद आता तो मुंह पर थप्पड़ सा पड़ता। ना जाने सीमा क्या सोचती होगी। पता नहीं क्या हो गया था जो इस कदर पागलपन पर उतर आया। मालूम नहीं अब क्या होगा। दो हफ्ते बाद फुरकान का टखना तो ठीक हो गया, मगर दिल का जख्म अभी तक मरहम के लिए हुमक रहा था। एक बेनाम सी आस लिए वो फिर सीमा के किसी ने उसका नोटिस नहीं लिया। तसव्वुर में सीमा को उस नौजवान के साथ घूमते फिरते देखता रहा और जलता रहा।
रात आंखों में कटी। जब बर्दाश्त जवाब दे गई तो उसने सीमा के घर फोन किया। उसे मालूम था कि यह वक्त कर्नल के सोने का है। दोपहर का खाना खाकर वो घंटा 2 घंटा बिला नागा कैलूला करता था। उसका ख्याल ठीक निकला। हेलो। जी कर्नल साहब हैं? कर्नल साहब सो रहे हैं, 3 बजे से पहले नहीं उठेंगे। तो ज़रा सीमा को बुला दीजिएगा। जी अच्छा। वो कह रही है तबीयत खराब है, मैं नहीं आ सकती। उससे कह दो आज रात किसी वक्त मैं उससे मिलने ज़रूर आऊँगा। उससे कहो मेरा इंतज़ार करे, और देखो याद से कह देना, भूलना मत। जी अच्छा। मालूम नहीं आजकल मुझे क्या हो गया है। हिमाकत पर हिमाकत सरजद हो रही है। दिमाग है कि साला नारियल के गूते की तरह पिलपिला हो गया है, कुछ काम ही नहीं करता। वाकई आपका दिमाग खराब हो गया। ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ सीमा, मुझे खुद नहीं पता मैं क्या कर रहा हूं। मेरी शहजादी में वाकई पागल हो गया। मैं तुम्हें कैसे बताऊं मैं कितना मजबूर हूं। खुदा के लिए मुझे इतना ना सताओ, मुझसे हमदर्दी करो। मुझे इस वक्त हमदर्दी की जरूरत है। मैं तो एक जख्म बन के रह गया हूं। जरा सी ठेस लगी और बिलबिला उठा। खुदा के लिए मेरे साथ ऐसा ना करो। अरे आप तो इस कदर जल्द घबरा गए। हिम्मत से काम लीजिए। मुझे तो आपकी जहानत पर बड़ा नाज था। इस तरह औरतों की तरह रोने धोने से कैसे काम चलेगा? अभी नहीं, मैं फिर किसी वक्त आपसे बातें करूंगी। तो फिर रात को मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। नहीं, खुदा के लिए ऐसा ना कीजिएगा। नहीं, आज तो मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। जब तक मैं तुमसे जी भर की बातें ना कर लूं, मुझे चैन नहीं आएगा। फिर आपका दिमाग खराब हुआ? नहीं, आप ऐसा हरगिज ना कीजिएगा। ये बहुत खतरनाक बात है। सीमा के मना करने के बावजूद फुरकान ने रात कर्नल के घर जाने का फ़ैसला कर लिया। बहुत दिनों के बाद सीमा ने उससे प्यार भरे लहजे में बात की थी, मगर उसकी अपनी सीमा किसी और के साथ, ये ख्याल उसे पागल कर रहा था। आधी रात के करीब फुरकान दीवानावार सीमा के कमरे की तरफ बढ़ा। आवाज निकाली तो यहीं गला घोट दूंगा। चुपचाप मेरे साथ चले चलो। चल चल। क्यों बे, चोरी करने के लिए घुसा था?
बता। जी 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 जी, जी वो मैं तो टहलता हुआ यहाँ चला आया था, है ना? जी नहीं। फिर वही जी नहीं। मालूम होता है यूं काम नहीं चलेगा। अभी सब कुछ ठीक ठीक बता देगा। पिस्तौल लेके आता हूं मैं अपनी। अरे जी नहीं सर, सर प्लीज पिस्तौल मत निकाले, मेरी बात तो सुने। कहो, क्या कहना चाहते हो? बोलो। आप यकीन कीजिए मैं चोर नहीं हूं। होलिये और शक्ल से तो किसी अच्छे खानदान के लड़के लगते हो। करते क्या हो तुम? करते क्या हो तुम? मैं आजकल बेरोजगार हो। बेरोजगार हो? हाँ बहुत अरसे से। शहर कराची चले जाओ, वहां तुम्हें रोजगार भी मिल जाएगा। और एक बात और सुनो, फिर कभी इस सरहद में नजर नहीं आना। अगर नजर आए तो जेल में सड़ाकर ऐसी जूतेकारी करूंगा कि छठी का दूध याद आ जाएगा, समझे? अब हरगिज़ ऐसा नहीं होगा। उल्लू के पट्टे, अब खड़ा हुआ मेरा मुंह क्या देख रहा है? दफा हो जाए यहां से। दफा हो जा। निकल निकल निकल। दफा हो जा। और आइंदा नजर नहीं आना यहां, समझ गया? जब वो होटल पहुंचा तो नदामत, जिल्लत और परेशानी ने उसे सख्त मुश्तैल कर दिया था, मगर वो सारा गुस्सा निकालता किसका? फुरकान आईने के सामने गया। उसके चेहरे पर वहशत बरस रही थी। बाल बिखरे हुए थे, आंखें सुर्ख हो रही थी। आईने में अपना अक्स देखते देखते आहिस्ता आहिस्ता बड़बड़ाने लगा। उल्लू के पट्टे, ये क्या हालत बना डाली अपनी। साले इश्क फरमाने चले थे। तुम्हारी 7 पुश्तों में से भी किसी ने इश्क किया? ख्वाम खाम मजनू के चचा बन रहे थे। आज तुम बाल बाल जेल जाते बचे। अब तो बस पागल खाना आबाद करना बाकी रह गया है। और ये है तुम्हारे इश्क की कीमत, मुबल्लग 50 रुपए। वाह बेटैनी के मूर्ख बाबा, ये मोहब्बत तुम्हारे बस का रोग नहीं। और सच पूछो तो तुमको इसका हक भी नहीं। माना कि तुम चाय की एक मशहूर कंपनी में असिस्टेंट सेल्स मैनेजर हो, अभी तक कुंवारे भी हो, तनख्वाह और कमीशन से इतनी आमदनी हो जाती है कि मज़े से ज़िंदगी बसर हो रही है। आला तालीमी याफ्ता हो, ज़हीन हो, स्मार्ट हो, मगर ये जो एक शय मोहब्बत है, वो भी सीमा, ऐसी खाते पीते साहिब जादाद बाप की बेटी से, वो तुम्हारे जैसे टटपूंजी असिस्टेंट सेल्स मैनेजर को तो हरगिज़ रास नहीं आ सकती।
ऐसी मोहब्बत तो बंगलों और कोठियों में परवान चढ़ती है, लंबी चौड़ी चमकती धमकती कारों में जवान होती है और बड़े बड़े ओहदों के साथ शरबत वसल के मजे लूटती है। तुमसे किस मस्करे ने कहा था कि बैठे बिठाए मुसीबत मोल लो, लगी लगाई मुलाजिमत भी हाथ से जाएगी, फिर तो कोई घास डालने वाला भी ना मिलेगा। मियाँ साहबजादे, अब खैरियत इसी में है कि फौरन लौट आओ, बहुत आगे निकल गए थे, क्या समझे? भाई ये जूतों का भूत बातों से नहीं उतरेगा। अबे तू तो सच में पागल हो गया है। अबे तू तो पागल हो गया। फुरकान तू तो पागल। हेलो। देखिए, मैंने मना किया था मगर आप अपनी जिद से बाज ना आए। और उस जिद का अंजाम भी देख लिया। मैं अभी अस्पताल से वापस आई हूँ। रात मम्मी के पास ठहर गई थी। यकीन जानिए मुझे इस हादसे का सुनकर बेहद तकलीफ पहुंची है। मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। जो चाहे सजा दे लीजिए। भाई अभी तो हिम्मत नहीं, अभी तक सर दुख रहा है मेरा। बड़ी मुश्किल से इस भूत को उतारा है। फिलहाल खुदा हाफिज। तो क्या आप जा रहे हैं? अब तो सामान भी बन चुका है, सिर्फ टैक्सी का इंतजार है। नहीं, तुम इस तरह नहीं जा सकते। मैं खुद तुम्हारे पास आ रही हूँ। क्या करोगी अब आकर? यार बड़ी महंगी पड़ी है ये मोहब्बत। इस आशिकी में इज्जत सादात भी गई। मुझे मुलाजिम ने सब कुछ बता दिया। अगर मैं मौजूद होती तो ऐसा ना होता। तुम अभी नहीं जाओगे मेरा इंतजार किए बगैर। इन साली लड़कियों को समझना अपने बस का रोग नहीं। जरा में नाराज, जरा में मेहरबान, बिल्कुल टट्टुओं जैसे करतब दिखाती हैं, कभी उल्टी कलाबाजी कभी सीधी। और ये सीमा तो अच्छा खासा पेचीदा मुअम्मा है। ना बाबा ना, अब अपने में ज्यादा हिम्मत नहीं। नौकरी का मसला अलग पैदा हो गया है। ये लड़की तो अब कोई नई आफत पैदा करके रहेगी। इस दफा वो साला पुलिस वाला मुझे जरूर जेल भिजवा के रहेगा।
वफा कैसी कहाँ का इश्क, जब सर फोड़ ना ठहरा, तो फिर ऐ संग दिल तेरा ही संगे आस्था क्यों।